नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। अब बंगाल के नतीजे आए, उसके बाद से ना देश की राजनीति एक अलग ही ढर्रे पर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग तुष्टीकरण की बहुत बातें करते थे, हमेशा उनकी वकालत करते थे, कुछ एक वर्ग और एक धर्म की, हमेशा से उन्हीं का तुष्टीकरण चलता रहता था। उनकी दुकान ना बंद होने के कगार पर है। अब सबको बड़े हनुमान जी, बड़ा मंगलवार ये भी याद आ रहा है। मंदिरों में जा जाकर दर्शन करने की भी बात हो रही है। रामचरितमानस के दोहे भी, चौपाइयां भी याद आ रही हैं। तो ये सब कुछ अब हो रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में। अब ईद को लेकर सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, और कभी भी ना पढ़ी जाए जुम्मे की नमाज सड़क पर, इसको लेकर के भी राजनीति हुई, आपने देखा। लेकिन अब अखिलेश यादव के जो सुर है ना, वो बदले बदले से दिख रहे हैं। उनको भी लगता, समझ आ गया है कि भाई उत्तर प्रदेश में अब चुनाव तक और चुनाव के बाद भी अगर बात करनी है सिर्फ तुष्टीकरण की, तो कुछ दाल गलेगी नहीं। इसलिए उनको भी अब सनातन, हिंदुत्व, ये सब दिखाई दे रहा है। वकालत उन्हीं की करते हुए वो दिख रहे हैं। एक तरफ उन्होंने भाटी, जब उन्होंने राजकुमार भाटी जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी क्लास ले ली कि भाई ऐसे बयान नहीं दिए जाएंगे, और आज भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की। तो आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो पार्टियां सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर करके अपना अस्तित्व अब तक चलाती रहती थी, क्या अब उनको समझ आ चुका है कि भारतीयता, राष्ट्रीय क्या है? और इसीलिए जनता का मूड परखना अगर है तो फिर बात अब इसी की होगी। तो चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने एक और बात कही, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। अब ये जो सपने देखे जा रहे हैं, ये सपने हकीकत में बदलने वाले हैं या इसके पीछे कोई और राजनीति है? चलिए पहले जरा वो बयान सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। पहले की सरकारें क्यों फेल थी? क्योंकि वे अपने परिवार के लिए सोचती थी। शासन की योजना का लाभ उनके परिवार के लिए, गरीब के लिए नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे वही बने हुए थे, सपा के गुंडे बने हुए थे। नौजवान की नौकरी पे वे लोग डकैती डालते थे। वहां पर शासन की योजना का लाभ उनका एक परिवार होता था। ये सरकार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है, बुलडोजर का सहारा ले रही है, और हर काम में गुनहगार है सरकार। ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है, वो राजनीतिक वनवास पे गया है। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में अपने वनवास को शुरू करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। केवल एक ही माध्यम इनके पास है, हिंदू मुसलमान। नमाज नहीं पढ़ने देंगे, नमाज रोक देंगे। अरे किसी को धर्म से आप क्यों वंचित करोगे? निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से केवल और केवल इस पे हिंदू मुसलमान पे काम कर रही है। तो भाई आज तो तगड़ी बात हो गई। जिनके समय में, जिनकी सरकार के समय में बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे, वो आज बिजली संकट की बात कर रहे हैं। ये बात बोल दी योगी आदित्यनाथ ने। तो जरा महिला सुरक्षा पर भी बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, सपा के गुंडे महिला सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बने रहते थे, और आज वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एस एन सिंह जी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट शिराज कुरैशी जी राष्ट्रीय संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, और हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन जी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल हैदराबाद। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, सपा के गुंडे खतरा बना रहते थे महिला सुरक्षा के लिए, जिनके समय में तारों पर कपड़े सूखते थे, वो अब बिजली संकट की बात कर रहे हैं। अब इशारा तो समझ ही गए होंगे आप योगी जी का। देखिए, पहला तो विषय में आपका थोड़ा सुधार कर लूँ रीमा जी। अभी आपने जब डिबेट प्रारंभ हुई, आपने कहा कि राजकुमार भाटी हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं।
मैं थोड़ा समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बताता हूं कि हमारे यहाँ मुख्य प्रवक्ता केवल माननीय राजेंद्र चौधरी जी है, क्योंकि देश के दर्शकों को गलत सूचना नहीं जाती, इसलिए मैं ये सुधार करता हूँ। पहला विषय। अब आ जाते हैं विषय पर। और मैं पहला विषय उन्होंने कहने का काम करा कि जो महिला सुरक्षा की बात करी, वो तो खैच के वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर वो इशारा कर रहे हैं, और वो चाहे वो कुलदीप सैगर हो, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लोग हों, चाहे वो पहलवान बेटियां हों, वो किस पार्टी के नेता हैं, वो देश और प्रदेश को छुपा नहीं, वो अपनी पार्टी के नेताओं को, जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा बलात्कार के केस जिन पर हैं, तो उनकी बातें करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे वो अपनी पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और अरे उन्होंने सपा के गुंडे बोला, सपा के गुंडे। हाँ, मैं बोलना, अब सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन आ गया मेरे पास। वो निश्चित तौर पे अपनी पार्टी के आंकड़े नहीं देख पाए होंगे, उनके सांसद, उनके एमएलए कितने रेप केस चल रहे हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी के पॉर्न वीडियो देखते हुए सांसद और एमएलए पूरे देश में देखा है कि संसद में, विधानसभा में वो लोग पॉर्न वीडियो देखते हैं, ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। और मैं आ जाता हूँ सूखे कपड़े पर, बिजली की व्यवस्था पर सबसे ज्यादा पावर प्लांट लगाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा, और उन्होंने कहा कि कपड़े सुखाते थे। मैं कहता हूँ माननीय योगी जी, उस समय कोई हमारी जो उसमें जिसमें कपड़े सुखाते थे, हाथ लगा के चेक कर लेते तो पता चल जाता कि कितनी बिजली वहां पर आती थी। आज त्राही हो रही है, इनके एमपी, एमएलए और मंत्री धरने पर हैं। इनके एमपी, कितने घंटे बिजली आती थी सपा के शासन में? कितने घंटे बिजली आती थी गर्मी में? मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, हमने जो पिछली सरकार थे उससे उत्पादन जो मेगावाट था दुगना करने का नहीं, एक दिन में बताइए ना, एक दिन में कितने घंटे बिजली आती थी गर्मी में? इस वाली गर्मी में, ये नौतपा का जो सीजन चल रहा है, कितने घंटे बिजली आती थी यूपी में? बिल्कुल 20 घंटे हम लोगों ने बिजली देने का काम करा, नए पावर प्लांट लगाए। ये लोग केवल पावर प्लांट को केवल एडिशन कर पाए। सर नहीं बताओगे भुवन जी कितने घंटे, वो बताओ ना, फिर मैं एसएन सिंह जी से भी यही सवाल पूछूंगी, कितने घंटे बिजली आती थी? आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, 20 घंटे से ऊपर बिजली हम लोग देने का काम करते थे। 20 घंटे देने का काम करते थे हम लोग। 20 घंटे मतलब 4 घंटे नहीं आती थी, 20 घंटे आती थी। चलिए एसएन सिंह जी, 20 घंटे कोई कम नहीं है यूपी के लिए ना। 20 घंटे बिजली आती थी तो कपड़ों पर, मतलब कपड़े सूखते थे तारों पर, ये तो फिर गलत बात हो गई जब 20 घंटे बिजली आती थी तो। नहीं देखिए, हम भुवन भास्कर जी के जले पे नमक छिड़कने वाले कौन होते हैं? हम तो याद दिला सकते हैं कि भाई बहुत सारे अखबारों की सुर्खियां थी कि कुछ वीआईपी जिले थे जहां बिजली आती थी। बिजली को भी जाति और धर्म में बांटने का कार्य समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मंत्री, उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहां तो कटिया कनेक्शन से काम चलाइए, बिजली आती ही नहीं है और आएगी भी तो बिल भरने की क्या आवश्यकता है। तो मैं इनके जले पे नमक नहीं छिड़कूंगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सही बात है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है। कितने घंटे बिजली आ रही है एसएन सिंह जी अभी? देखिए, देहात में 18 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे। ओके। और समाजवादी पार्टी की सरकार में 15,000 मेगावाट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन होता था और कल रात को 34,000 मेगावाट की जो मांग थी उसको पूरा करने का। और ये जो 18 से 22 घंटे है, ये सभी धर्मों के लोगों के घरों में आ रही है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है इस इलाके में आएगी इसमें नहीं आएगी, ऐसा है? नहीं, हमारे किसी भी योजना पे नहीं लिखा, हमारे उजाला योजना पे भी नहीं लिखा है, धर्म उज्ज्वला पे भी नहीं, किसान सम्मान निधि पे भी नहीं, बिजली पे भी नहीं। ये धर्म जाति का कार्य तो ये लोग करते थे ना। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे रीमा जी, 10 सेकंड। हाँ। आप बताइए, किसी भी दूसरे धर्म पे के तीज त्योहार पे समाजवादी पार्टी कभी बचाव में आती है क्या? नहीं आती है। वो अपने धर्म के तीज त्योहारों में बचाव पे आ जाती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने रीमा जी के चैनल पर एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप खूब अपने तीज त्योहार को मनाइए, लेकिन आप कानून के दायरे में मनाएंगे ना। आपको अगर खून खराबा करना है तो हो सकता है किसी को नहीं अच्छा है, आपको ईद बकर ईद मनानी है तो बहुत किसी को नहीं अच्छा लगता। आपकी स्वतंत्रता है तो दूसरे की स्वतंत्रता। पिछली बार आप देखे होंगे मुंबई की एक सोसाइटी में आप सार्वजनिक ले आके कुर्बानी देंगे, 6 साल 12 साल 8 साल के लड़के वो तो आज भी हुआ। हाँ, वो आज भी हुआ। नदीमुद्दीन, मौलाना नदीमुद्दीन जी। ओके ओके, हाँ, त्योहार की आड़ में समझ गए। मौलाना जी, यही बात है जो एसएन सिंह जी कह रहे हैं, तुष्टीकरण जो मेरी आज की टैगलाइन है,
बंगाल के नतीजों ने लोगों को तो ये समझा दिया है कि भाई तुष्टीकरण से तो नहीं होगा। ये ऐसा नदीमुद्दीन जी, ये बात तो फिर गलत है ना कि अगर कुछ एक वर्ग, कुछ एक धर्म के इलाकों में तो बिजली आती थी पहले सपा के शासनकाल में, और बाकी जगह कट जाती थी, जो एसएन सिंह जी ने अभी बताई, अखबारों की सुर्खियां थी। ये तुष्टीकरण से खुश रहते थे क्या आप? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, संतुष्टीकरण की राजनीति होनी चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है, किसी एक वर्ग का नहीं होता है। हाँ। अगर मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ तो मुसलमान पीछे क्यों हैं? आज सबसे ज्यादा जहालत के दलदल में मुसलमान है, गरीबी के दलदल में मुसलमान है। अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार हुआ होता तो हम क्यों पीछे ये होते? अभी हुआ क्या? 12 साल के अंदर हुआ है क्या मुसलमानों की हालत? नहीं, 12 साल नहीं, आजादी के बाद से मैं कह रहा हूं। हाँ, तो मतलब सबने आपके साथ ऐसा किया ना, मतलब सारी पार्टियों ने? नहीं, बिल्कुल सबने छलावा किया। देखिए, मुसलमान खाने में एक नमक के बराबर है, नमक नहीं है तो मजा नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है मुसलमान मुद्दा बनता है, मगर मुसलमानों के इश्यू कभी मुद्दा नहीं बने कि उनकी बेरोजगारी है, उनकी गरीबी है, उनकी जहालत है, ये तो कभी मुद्दा बनता ही नहीं। अभी बताइए, आप जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देखिए कि मुसलमानों पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या बताया कि मुसलमान कितने गरीब है। तो मैं कहता हूं कि किसी को भी किसी वर्ग को टारगेट भी नहीं करना चाहिए, और किसी वर्ग को। तो ये अखिलेश जी कुछ नहीं करते थे आपके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश जी के शासन में कुछ हुआ या नहीं हुआ? देखिए, मैं सबको कह रहा हूं, अगर हुआ तो फिर हमारी बेहतरी क्यों नहीं हुई? मतलब अखिलेश जी से भी निराश हो गए आप? नहीं, हम तो सबसे निराश हैं। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी सिस्टम में जब हमारा उत्थान नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं जा रहे, तो हम तो सबको दोषी कह रहे हैं, हम किसी को ये तो नहीं कह रहे। देखिए, इतना जिसके लिए आप लोग करते रहे अब तक, वही लोग संतुष्ट नहीं है आपसे, फिर क्या बात हुई? देखिए, पहले तो मैं सिंह साहब का उदाहरण दे दूं, उनको बता दूं कि जो वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे बनाया माननीय अखिलेश यादव जी ने, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसमें हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, सिख भी चलता है, ईसाई भी चलता है। हमने इकाना स्टेडियम बनाया, उसमें हिंदू भी खेलता है, मुसलमान भी खेलता है, सिख भी खेलता है, ईसाई भी खेलता है। हमने पुलिस मुख्यालय बनाया वर्ल्ड क्लास, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके केस सुने जाते हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं ये देश को बांटने की, लोगों को विभाजनकारी बात बताने की काम करते हैं। लैपटॉप हमने बच्चों को बांटे, हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बच्चों को, विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम करा, जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा। तो वो तो कह रहे हैं ना, आपने कभी उनकी गरीबी की बात की ना, बेरोजगारी की, मुसलमानों की बात की। आप लोग तो बस नमाज कहाँ पढ़ी जाए नमाज, उसमें ही रह गए। देखिए रीमा जी, आपका एजेंडा है, आप चलाएं। मेरा एजेंडा नहीं है, नदीमुद्दीन जी बोल रहे हैं मौलाना, मैंने थोड़ी ना बोला है। मेरी बात, मैं तो कह रही हूँ आपने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। मैं रीमा जी जवाब दे दूं? मैं हाँ, बात को मेरा एजेंडा मत बोलो ना फिर इसको। मैं जवाब दे दिया है, 2024 में जवाब दिया है। ये जो बैठे हैं हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी, ये 80 के 80 की बात करके एक सीट देने को तैयार नहीं थे भारतीय जनता पार्टी को। ये 35 के आंकड़े में आधे से भी नीचे बैठ गए हैं, और ये 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पर अटक गए। यही पीडीए की ताकत है, यही सामाजिक न्याय है, यही जाति जनगणना है, और यही 2027 में। अच्छा, एडवोकेट शिराज जी भी जुड़ गए, लेकिन एसएन सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए आप। सीमा जी 10 सेकंड। देखिए, हम अपने मौलवी भाई का भी जवाब देते हैं। हमारे मौलवी भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि विकास का कार्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नहीं किया, तुष्टीकरण किया। अगर विकास के कार्य किए होते तो सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इसलिए विकास के कार्य नहीं किए। अब हमारे मित्र ने कहा, दरअसल ये लोग पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के बाहर कुछ और होते हैं। इन्होंने कहा कि हमने किया, आपने क्या किया? दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, सिर्फ मुसलमानों के साथ खड़े हुए, दंगाई तो सभी होते हैं। आप बताइए, आप जो बम विस्फोट किया अयोध्या में, कानपुर में, मुरादाबाद में, उसको छोड़ने का कार्य किए। आपने जो है, एक हमारी बहन थी, मुस्लिम बहन थी, उसको अतीक अहमद उठा ले आता है और 10 पुलिस वाले जाते हैं, उनको बंदी बना लेता है। तो उस समय जो है मुलायम सिंह जी मतलब उस बंदी पुलिस वालों के साथ न खड़े होकर अतीक के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसको तुष्टीकरण कहते हैं कि किसी भी तरह से मुसलमान नाराज न हो। बेशक हम हवा में उड़ गए, जय श्री राम का नारा लगा, बेशक हम राम जी का मंदिर न बनने पाए, इसलिए सरकारी खर्चे पे 10 वकील खड़े करते, बेशक लोग हिंदुओं का नाम न लेने पाए, तो हम कहें कि हमारी सरकार बनेगी तो 60% रिजर्वेशन, 60
मुलायम सिंह जी ने कहा था हम मुस्लिम धर्म वालों को दे देंगे, लेकिन इसीलिए वो मुस्लिम होकर पूछ रहे हैं कि 4 बार आपकी सरकार रही, आपने नहीं, मुसलमानों को लेकिन दिया। आपने तो अब गिना दिया ना मौलाना जी, गिना दिया उन्होंने, हसन सिंह जी ने क्या क्या करते थे मुसलमानों के लिए। मुलायम सिंह यादव जी और खासकर अखिलेश यादव। अब मौलाना जी इससे भी अब अगर नदीमुद्दीन जी आप उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो ये तो अजीब बात है ना, इतना कुछ किया उन्होंने आपके। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का किया और मुसलमान के लीडरों ने किया। इन दोनों ने मिलकर के मुसलमानों का बंटा धार कर दिया। देखिए, हमारी शिकायत भाजपा से नहीं है, भाजपा से कम है। हमारे घरों पर बिल्डोजर चल रहा, हमारे बच्चों को पुलिस उठा करके ले जा रही है, हमारे साथ अन्याय, सुनिए अन्याय हो रहा है। सुनिए पूरी बात, सुनने के बाद आप उसका काउंटर करिए। अरे सर, आपने ऐसी बात की हमारे बच्चों को पुलिस उठाकर ले जा रही है। अब जो सुन रहे होंगे उनको बताना जरूरी है, आपके बच्चों को क्यों पुलिस उठा रही है। देखिए, मामूली केसों में भी पर बिल्डोजर चला रही। हमने जिनको वोट दिया, क्या किसी मुसलमान का बिल्डोजर का घर चिरा? क्या अखिलेश यादव वहां पर बचाने आए? क्या अखिलेश यादव खड़े हुए? क्या हम बीजेपी को वोट कम देते हैं, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? मुसलमानों का सवाल बीजेपी से नहीं है, मुसलमानों का सवाल है कि बजरंग दल से मुसलमान लड़े, आरएसएस से मुसलमान लड़े, बीजेपी से मुसलमान लड़े। आप कब लड़ेंगे भाई? आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमारी लड़ाई आप लड़ते नहीं, सिर्फ आपको वोट चाहिए। इसीलिए मुसलमान पीछे, मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि मुसलमान जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे उनका विकास नहीं होगा। बहुसंख्यक के साथ वो नहीं चलेंगे जब तक उनका विकास होने वाला नहीं है। कब तक हम वोट के दलदल में फंसते जाए। कभी आपको 1 मिनट और वेट करना पड़ेगा भाई। प्रोफेसर भुवन जी जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा मुजफ्फरनगर दंगे की बात। मुजफ्फरनगर दंगे में इनका विधायक दोषी पाया गया, कोर्ट ने उसको सजा दी, उसकी सदस्यता चली गई और उसकी पत्नी उसके बाद चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी से, और समाजवादी पार्टी और तत्कालीन हमारे गठबंधन ने इनको जमीन दिखाने का काम करा, उनको हराने का काम करा, उनकी पत्नी को, और उनकी सदस्यता चली गई कोर्ट के माध्यम से। ये इनके दाग है। जहां दंगा है वही भाजपा है। भाजपा का एजेंडा ही क्या है? दंगा कराए, हिंदू मुसलमान को बांटो, भारत पाकिस्तान की बात करो। अगर बात करेंगे बिजली की, तो बिजली की, एक महीने को कंप्लीट करने दो, आपको मौका मिला। बिजली की आपसे बात करेंगे। आज आपके एमपी, एमएलए, मंत्री सब सड़क पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि होमवर्क दिख रहा है, क्योंकि आपको तो चुनाव दिखाई दे रहा है बंगाल का, उत्तर प्रदेश का जनता नहीं दिखाई दे रही है। आज सड़कों पर है आपके एमपी, एमएलए, मंत्री। क्यों? क्योंकि आज उनकी कुटाई होने जा रही है। जनता कुटाई करने को तैयार बैठी हुई है। जिस प्रकार बिजली ठीक है, तराई हो रही है, महंगाई की तराई हो रही है। देखिए, क्या पेट्रोल के दाम कहां पहुंचा दिया आसमान में आपने। 8 रुपए बढ़ गए हैं एक हफ्ते के अंदर। आप देखिए कहां देश को ले जाना चाहते हैं। महंगाई से तराई कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। एक बारी एडवोकेट शिराज जी, हाँ ठीक है, एडवोकेट शिराज जी, देखिए बात तो शुरू हुई सड़कों पर नमाज। अच्छा ठीक है सर, रुकिए ना। हाँ, नंबर 1 बनाने का काम करा है उत्तर प्रदेश। अरे सर रुकिए ना। आपको अभी क्या हुआ उस पर परीक्षा में बच्चों का अच्छा ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकिए, हसन सिंह जी रुकिए अब 1 मिनट। मौलाना जी, एडवोकेट शिराज जी, ये जो दर्द है नदीमुद्दीन मौलाना जी का, ये तो समझने वाली बात है। एक तरीके से मोहभंग हो गया है उनका, लग रहा है अब समाजवादी पार्टी से। आप लोग अब तक समाजवादी पार्टी को कहते रहे कि वो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के वोट लेती रही है, मुसलमानों के लिए काम करती रही है। उन्होंने तो गिना दिया, कभी कोई काम ही नहीं किया मुसलमानों के लिए उन्होंने, सपा ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आदरणीय रीमा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो आप बात कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की, तो मैं मानता हूं कि जो भाजपा है वो कभी तुष्टीकरण की बात नहीं करती है, और वो बात करती है, आपको याद होगा 2014 का जो चुनाव रहा, आम चुनाव, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में संविधान और एक हाथ में कंप्यूटर। तो आप जो ये बात आ रही है कि, और दूसरी बात बोली थी कि मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री हूँ और उनका सेवक हूँ। तो ये जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, हमारी भाजपा की सरकार बोल रही है, और हमेशा से वो बोलती है कि मेरे लिए सब बराबर है। मगर
आज जो विषय उठ रहा है तुष्टीकरण का और इन लोगों की दुकानें बंद हो रही है, बिल्कुल सही बात है। और इनको जो पेट में दर्द हो रहा है बाकी लोगों को कि मुसलमानों को आज ये तुष्टीकरण से दूर करके वास्तविक विकास की धारा में जोड़ना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, इस बात से इन्हें तकलीफ हो रही है। क्योंकि जो सच्चर कमेटी है उसको भी आप उठा के देख रहे हैं, जितनी भी स्टडीज अभी मुसलमानों पे हुई है उसमें यह पाया गया है कि मुसलमान आज बद से बदतर जिंदगी जी रहा है। किसके राज में जिए? वो भाजपा के राज में जिया गया? बिल्कुल नहीं। भाजपा ने मुसलमानों को एक मौका दिया, बराबरी का हक दिया, आपको मुख्य धारा में जोड़ा। और मैं तो एक बात आगे बढ़कर बोलना चाहता हूं कि ये अल्पसंख्यक का जो टैग आपने मुसलमानों को दे रखा था पिछली सरकारों ने, हम चाहते हैं कि वो टैग भी हट जाए, क्योंकि हम अल्पसंख्यक नहीं एक सामान्य भारतीय की तरह जीना चाहते हैं। और आपको तुष्टीकरण के नाम पे अल्पसंख्यक बना दिया गया, आपके गली मोहल्ले गंदे कर दिए गए, तब आप बहुत खुश थे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जब बोल रही है कि हम सब एक हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और सड़कों पे नमाज जो ना पढ़ने की जो आपकी बात की गई, वो कितनी सुंदर बात की गई है। मैं एक मुसलमान होके, एक हाजी होके इस बात का स्वागत करता हूं कि सड़कों पे नमाज नहीं होना चाहिए, वो जायज तरीका, अच्छा तरीका नहीं है। नमाज का सबसे पहला जो रुकून है वो है पाकी। पाकी का मतलब साफ सुथरी जगह पे, आप एक गलियों में गंदी जगहों पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा। और आज हमारी सरकार आपको ये बोल रही है कि आप साफ सुथरी जगह पे नमाज पढ़े, तो आपको उसमें तकलीफ हो रही है, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें तो गंदगी में ही रहने दीजिए। और जबकि प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि नमाज को हमेशा पाक जगह पे आप पढ़ेंगे, अदा करेंगे। और दूसरा एक बार है कि आप अपनी नमाज से किसी को खलल पैदा नहीं करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपकी इबादत आपकी है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, मगर पाक साफ जमीन पे पढ़ता हूँ, किसी को तकलीफ दे के नहीं पढ़ता हूँ। तो ये जो सरकार ने किया है कि हम नमाज को रोडों पे नहीं होने देंगे इलीगल रूप से, तो मैं उस बात का बड़ा समर्थन करता हूँ, खुला समर्थन करता हूँ। और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी पाक जगह पे, नियत जगह पे नमाज पढ़िए, और मुसलमानों को इस्लाम पे बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए प्लीज। कि आपको सड़कों पे नमाज पढ़ने की ना पाबंदी कर दी तो आपको बुरा लगने लगा, बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने, हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सर, प्रोफेसर जोशी, अब आपने क्योंकि मुजफ्फरनगर वाली बात कही थी, तो मुजफ्फरनगर के दौरान किस तरह के आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी पर, ये तो आपको पता ही होगा ना। पुलिस ने पहले तो कार्रवाई नहीं की, फिर देर से कार्रवाई की, लोगों को मरने दिया गया, तमाम ऐसी चीजें हुई थी। तो वो किस लिए हुई थी, उसको तुष्टीकरण नहीं बोलेंगे? अभी देश को बताने का काम करा है। एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने। सैनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी सदस्यता खत्म हो गई, क्योंकि वो दंगे का आरोपी था। उसकी पत्नी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने दंगे के आरोपी को, और हमने जनता की अदालत में जाकर उसकी पत्नी को भी हराने का काम करा समाजवादी पार्टी। क्योंकि जहां अगर दंगा है वहां केवल एक पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो सत्ता के विरोध में रहे। सर रुकिए ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता। अब मैं आपको पॉइंट, एक मिनट रुकिए एसएन सिंह जी रुकिए। कवाल गांव की घटना के बाद माहौल लगातार बिगड़ रहा था, पुलिस को ये आदेश दिए गए कि भैया अभी सख्ती नहीं दिखानी है, पंचायतें होती रही, भाषण होता रहा, और उसके बाद जब मामला इतना हाथ से बेकाबू हो गया तब जाकर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोला गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना? कौन पकड़े गए? ये ऑन रिकॉर्ड है। जनता पार्टी का एमएलए पकड़ा गया मुजफ्फरनगर कांड में, सदस्यता चली गई, देश ने देखा। अच्छा, आप इसका जवाब नहीं दोगे जो मैंने कहा? एसएन सिंह जी बोलिए भाई। पत्नी की सदस्यता चली गई। ठीक है एसएन सिंह, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जो दंगा में आरोपी सिद्ध होता है उसी को दंगा वाली पार्टी कहते हैं। तो मुख्तार अंसारी इनके खास राजदार, जिनके लिए तालाब खुनवाते थे ना मछली खाने के लिए, वो दंगे में दोषी पाए गए थे। मऊ के दंगे में वो राजदार खासदार, इसलिए समाजवादी पार्टी को आपराधिक पार्टी कही जाती है। एक राजदार खासदार अतीक अहमद थे, वो भी दोषी पाए थे, जिनके लिए वकील जज सब मुकर जाते थे, वो भी। और तीसरा इनके सबसे खास मतलब चतुर्थ जो मुख्यमंत्री आजम खान साहब, वो दोषी हैं साहब। क्यों दोषी पाए गए आप कह रहे हैं? और चौथा आपने मुजफ्फरनगर का कहा, तो हमारे जाट भाई सुन रहे होंगे, आज ये डिबेट देख रहे होंगे कि सचिन वो जाट समाज से आता था, सचिन और गौरव, उसकी बहन के साथ जो दुराचार हो रहा था बार बार, वो कौन कर रहा था? उसको बचाने का कार्य कौन कर रहा था? और जब दंगा हुआ तो दंगाई को जहाज में बैठाकर
और अखिलेश यादव से चाय पिलाने का कार्य एक कौन किया? चीज और भूल रहे हैं, एक चीज भूल रहे हैं एसएन सिंह जी, एक चीज भूल रहे हैं आप भी। मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं कर रही। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी सुनिए ना। अरे सर रुकिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रही। भुवन जी सुनिए ना, एक मिनट, एक एक करके बोलिए प्लीज। भुवन जी, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो एक लाइन बता रही हूँ। इसको आप एजेंडा, अरे भाई एजेंडा मत बोलना। सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन बता रही हूं कि कोई भी राहत जो है वो धर्म के आधार पर नहीं हो सकती, कोट अनकोट। राहत धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। क्योंकि ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि दंगों के बाद अखिलेश यादव ने जो राहत पैकेज दिया वो मुस्लिम परिवारों को दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर ये लाइन बोलनी पड़ी कि भाई राहत भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। अब ये ना बीजेपी का तर्क है, ना ही एडवोकेट शिराज जी का तर्क है, ये है सुप्रीम कोर्ट की लाइन जो उन्होंने बोला था। भुवन जी 10 सेकंड अब रुकिए, एक मिनट रुकिए। जो दंगे हुए उसका आरोपी केवल एक निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए था। कैसी बात करते हैं? पार्टी के नेताओं ने इन्होंने दंगे में इनके हाथ लगे हुए हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उस पर भी तो बोलिए कुछ। दंगा करवाने का काम करा और माननीय न्यायालय को धन्यवाद करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। वो सैनिक के विधायक की व्यवस्था खत्म। प्रोफेसर जोशी, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप एक प्रोफेसर की तरह ही डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे और उसी तरह से आप रिसर्च के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे। मैं फैक्ट्स के आधार पर डिबेट कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे भैया मुजफ्फरनगर पर थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था प्रोफेसर जोशी? ये भारतीय जनता पार्टी का सैनी विधायक। आप बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो। प्रोफेसर जोशी ऐसे थोड़ी ना होता है, पॉइंट पे बोलो ना, फैक्ट पर बोलो आप। एसएन सिंह जी बोलिए जल्दी से। आदरणीय रीमा जी, वो इसलिए नहीं बोल सकते हैं। कौन बोल रहा है? उनको फ्रेम में रखिए जरा। कल से चले आए होंगे, पढ़ लिख कर आए नहीं होंगे, ऑन रिकॉर्ड पढ़ा, इसको कहीं नोट कर लीजिए। जब केस चलती है 27 लोग दोषी पाए जाते हैं, उसमें एक एमएलए भी दोषी पाया जाता है। वो 26 लोग कौन है बता नहीं पा रहे। आज मौलवी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये समाजवादी पार्टी का पूर्ण रूप से दोष है कि उन्होंने मुसलमानों को भड़काने का कार्य किया। उन्होंने मुसलमान जब कोई गुंडागर्दी करते थे तो उनको पराश्रय देने का कार्य किया। जब मुसलमान धर्मांतरण करा रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने उनको अपने घर में संरक्षित करने का कार्य किया। जब मुसलमान रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में दंगे कर रहे थे और 1.5 महीना कर्फ्यू लग रहा था तो उनको की मदद करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। जब अतीक और मुख्तार अंसारी किसी पुलिस वाले के साथ गुंडई करता था, जब पूरे देश और समाज की नाक कटती थी, उनको बचाने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने कहा जब अकबर नगर, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। जब लखनऊ में सरकारी जमीन, इसका जवाब लेती हूं मैं ब्रेक के बाद। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से, सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। चलिए, मौलाना नदीमुद्दीन भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, लेकिन शिराज जी आप कुछ कह रहे थे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इन लोगों ने मुसलमानों को तुष्टीकरण भी नहीं किया, इतना बेवकूफ बनाया है 70 सालों में कि आज जब बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आरएसएस मुसलमानों को अपना भाई मानने को तैयार है और मान रही है, वो डीएनए एक बताने की बात कर रही है, तब इनको पेट में दर्द होने लगा कि इनको मालूम है कि इनका बना बनाया वोट बैंक ना चला जाए। इनको मुसलमानों के हितों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ डरा के भाजपा और आरएसएस से मुसलमानों को दूर करना है और ये कर रहे हैं। आज जबकि मुसलमान, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो आसाम में हो, इवन केरल में हो, जब वो भाजपा के साथ जुड़ रहा है, ऐसे में इनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ भी नहीं हो रही है, भय होने लगा है, डर सताने लगा है। जब आप देखेंगे कि
मुसलमानों ने कहां कहां भाजपा को अब वोट देना शुरू कर दिया, जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, आंकड़े जाके देख लीजिए। तो आज इन पार्टियों को, तथाकथित पार्टियों को, जो मुस्लिम की अपने शुभचिंतक बताती है, उन्हें पेट में तकलीफ होने लगी है। आज वो किस विषय पे मुसलमानों को भड़का रहा है कि जी आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा दुराचार हो रहा है, आपके मानवीय मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है। मौलाना नदीमुद्दीन को फ्रेम में रखिए। जो भाजपा कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मुसलमानों को सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात का मैं घोर समर्थक हूं। ठीक है मौलाना नदीमुद्दीन जी, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही हूं, क्योंकि आपने एकदम से कह दिया कि सपा ने आपके लिए कुछ नहीं किया। अब ये बताइए मुझे, आपके, क्योंकि शायद आप फ्रेम से चले गए थे, आपके जाने के बाद ये बात हुई मुजफ्फरनगर दंगों की। अब उस वक्त क्या मुसलमानों के फेवर में सपा ने काम नहीं किया था? क्या उनको पैकेज, राहत पैकेज देने के लिए अलग से काम नहीं किया था? क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल जिसको लेकर इतना विवाद हुआ, वो काम सपा की सरकार के समय नहीं हुए? इतनी सारे काम हुए लेकिन फिर भी आप कह रहे हो आपके लिए कुछ नहीं हुआ। देखिए सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या काम हुआ, क्या ना काम नहीं हुआ। देखिए, भड़काने में, दंगा भड़काने में पूरे भारत में सबसे बड़ा रोल भाजपा का रहा है। भाजपा दंगाई पार्टी है। दंगाई पार्टी? बिल्कुल दंगाई पार्टी। पहले सुनिए, अरे सुनिए पहले, अरे सुनिए पहले, पूरी बात सुनिए, बाद में काउंटर करिए। आपको बीच में अगर बोलने की आदत है तो आप बाद में बोलिए, ये तरीका नहीं होता डिबेट का। मैं कहता हूं कि आदित्यनाथ योगी भूल गए कि वो ये योगी के सीएम है, ठीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मियाँ को करेंगे, मुल्ला को करेंगे, ये कोई भाषा होती है? मैं कहता हूँ संभल में एक घर के ऊपर जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको अंदर कर दिया गया, और योगी जो जबान बोल रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, समझा देंगे, सड़क पर नमाज पढ़ने की बात आ रही। अरे सड़क पर इस देश के अंदर सड़क जाम, ये क्या बोलते हैं, कई ऐसे कावड़ियों का यात्रा होता है। कुंभ के मेले में सैकड़ों घंटा जाम कर दिया गया रोड, जब कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई करना। योगी आदित्यनाथ 25 करोड़ मुसलमानों के सीएम है, मगर कभी उनको नहीं लगा कि वो मुसलमानों के सीएम है, बस ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। सड़क पे नमाज पढ़ना ठीक है? करना चाहिए? सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक है क्या? सड़क पे नमाज कैसे जाएगा? कावड़ियों का उत्पाद बचाना ठीक है क्या? सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं भाई। हाँ शिराज जी, सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक है क्या? बिल्कुल। अरे कावड़ियों का उत्पाद ठीक है क्या? अरे कावड़ियों की बात 1 मिनट रुकिए ना, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए भाई, मुझे नमाज वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता, जिनको पता है वो एक्सपर्ट है, वही बता पाएंगे। सिराज जी बोलिए। किसी को बिना तकलीफ दिए होना चाहिए। हाँ, सिराज जी बोलिए। पे नमाज नहीं हो सकती, सार्वजनिक जगहों पे रास्ता रोक के नमाज नहीं हो सकती। आप लोगों को गलत नैरेटिव सिखा रहे हैं आदरणीय नदीमुद्दीन साहब। आपको बल्कि बताना चाहिए मुसलमानों को कि आप पाक और साफ जगह पे नमाज पढ़ें। जिस तरह से योगी जी ने या जिसने भी बोला है कि नमाज सड़क पे नहीं हो सकती, हमें उस बात का स्वागत करना चाहिए। उसमें गलत क्या है? आप इस नाम पे भी आप मुसलमानों को तुष्टीकरण करने पे लगे हुए हैं, आप उनको गलत राह पे ले जा रहे हैं। मुझे एक भी इंसिडेंट बताइए जहां पे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए या नापाक जगह पे नमाज पढ़ने के लिए बोला गया हो। आप बता नहीं पाएंगे मेरी बात का जवाब। आप मुसलमानों को उल्टी बात बताना चाह रहे हैं। आप इतने बड़े मौलाना हैं, हम आपका एहतराम करते हैं सर। अब देखिए जो कुरान में लिखा है उसके हिसाब से मौलाना जी बात कीजिए। कुरान में क्या लिखा है कि जहां पर गंदगी पड़ी हो, जहां पर कूड़ा पड़ा हो, जहां पर लोग चल के जा रहे हैं वहां बैठ जाए और वो पाक जगह मानी जाती है क्या सड़क? अरे नहीं, अब इस्लाम का ज्ञान लेने के लिए मैं जामिया अज़हर इजिप्ट से पीएचडी किया हूँ। अब आपसे ज्ञान लेने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, मैं कहाँ ज्ञान दे रही हूँ? मुझे कुरान का ज्ञान ही नहीं है, मुझे क्यों ज्ञान होगा? आप मुझसे गीता का सवाल पूछिए, मैं बताऊंगी आपको। तो फिर आपको मुझे नहीं पता कुरान के बारे में भाई, आप ही एक्सपर्ट हो, बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। देखिए, कोई भी मुसलमान रोड पर नमाज नहीं पढ़ता, रोड पर नमाज नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ कि एक तरफा कानून है क्या? रोड पर अगर मुसलमान नमाज नहीं पड़ेगा तो कावड़ियों का उत्पाद क्यों? सड़कों जाम क्यों? कावड़ियों का उत्पाद? कौन सा उत्पाद? हाँ बिल्कुल, मतलब नमाज पढ़ना ठीक है, कावड़ियां उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है। एसएन सिंह जी बोलिए भाई। एसएन सिंह जी, इतना अंदर से ना इतनी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए नदीमुद्दीन जी, इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है। बोलिए एसएन सिंह जी। क्या कड़वाहट? किस कड़वाहट? कावड़ियों का उत्पाद, ये शब्द ठीक नहीं था। हाँ
क्यों नहीं दिखता? उत्पात नहीं मचा रहे थे वो। कड़वाहट मत रखिए दिल में इतनी। तो थोड़ी देर अब सुन लीजिए, हो गया आपका समय, दूसरे को भी बोलने दीजिए। रीमा जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, तो सड़क के लिए ही तो मना किया गया। अगर सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो यही तो सरकार भी करे कि सड़क चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर मुसलमानों उन्होंने कहा कि जो भाषा योगी जी इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उससे दिक्कत है, हमारे लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती है। अब 10 सेकंड समय दीजिए ना। हम तो इनका सम्मान कर रहे थे, अपना असली चेहरा क्यों दिखा दिए? इनको छुपा के रखना चाहिए। इनसे फिर इसी बात पे आता हूं कि समाजवादी पार्टी क्यों दोषी है। संभल में जब दंगा हो जाता है, बहुत सारे हिंदू मारे जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी को चाहिए था कि वो बेशक मुसलमान हो, गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जब अकबर नगर सरकारी जमीन पर बस रहा था तो समाजवादी पार्टी उनको भी फ्रेम में रखिए प्रोफेसर भुवन को। हाँ, कलीमुद्दीन जी की बात को मानते हुए उनके ऊपर कार्रवाई कर, जब वो नहीं किए तो बाबा का बुलडोजर चला और वो लखनऊ का अकबर नगर साफ हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब रामचरितमानस की पुस्तकें पढ़वाएंगे, 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा और चुनौती देते हुए मुझसे सवाल, इसके बाद समय न भी दीजिएगा तो भी चलेगा, और यहाँ जरूर पूछिए रीमा जी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग हिंदुओं के बारे में कहते हैं कुंभ तो फालतू होता है, राम जन्मभूमि पे तो जाना ही नहीं चाहिए, राम गोपाल जी का अलग बयान, अखिलेश जी का अलग बयान, रामचरितमानस की पुस्तकें पढ़वाते हैं, कहते हैं काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, साधु सन्यासी तो चिलिमजीवी होते हैं, भगवान राम को तो हवा में ही उड़ा देते। ऐसा दूसरे धर्म पे किए हैं क्या, कहे हैं क्या? मैं तो एक बात कह रहा हूं रीमा जी, 70% को गाली देकर 30% को खुश करके एक कैसे सरकार बना रहे थे? इसी को तो तुष्टिकरण कहते हैं, असंतुष्टिकरण। हाँ। कि हम 30 को भी खुश रखें और 70 को भी खुश रखें। बोलिए भुवन जी, बोलिए भाई। अरे रुकिए नदीमुद्दीन जी, मौलाना जी रुकिए ना, पहले जरा समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए ना, बोलिए। देखिए, हमने संभल में भी देखा है कि एक जज साहब जिन्होंने फैसला किया, उनको किस प्रकार योगी जी और मोदी जी ने भय के मारे उनका ट्रांसफर करा, क्योंकि कानून जो न्याय मिल रहा है उस पर भी इनको दिक्कत है। सरकार 10 साल का जो कार्यकाल है योगी जी का जा रहा है और 12 साल का मोदी सरकार का जा रहा है, ये देख पा रहे हैं। और जब चुनाव हुआ था हमने देखा था किस प्रकार महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर पुलिस अपना संभल में कोर्ट आदेश करेगा तो आप कोर्ट के खिलाफ चले जाएंगे, आप तुष्टिकरण के साथ खड़े हो जाएंगे। मैडम, कोई सर्विस करने जाएगा तो आप तुष्टिकरण के साथ खड़े हो जाएंगे। संभल में होली के दिन हिंदुओं की हत्याएं हो जाती है, आप तुष्टिकरण के साथ खड़े हो जाएंगे। रामपुर में दंगा हो जाएगा, आप तुष्टिकरण के साथ खड़े हो जाएंगे। मुरादाबाद में दंगा हो जाएगा, आप तुष्टिकरण के साथ खड़े हो जाएंगे। भुवन जी, अच्छा ठीक है, भुवन जी को बोलने दीजिए, सुन लीजिए ना वो क्या कह रहे हैं। भुवन जी, मैंने 2-3 फैक्ट्स पर आपसे सवाल पूछे थे लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने तो आपको बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बोली थी समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर, एक कि जो राहत है वो धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, दूसरी कि भाई एक ही धर्म को इतना अपीज नहीं करना चाहिए। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी ना, या नहीं बोली? मैंने उसका जवाब आपको पहले ही बता दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में ना तो एक्सप्रेसवे इस तरह बनाया हमने कि उसमें मुसलमानों के चलने पे बैन लगा दिया, बनाया ना हमने, ना वहाँ पर जो पुलिस मुख्यालय बनाया, ना वहाँ पर जो 108 की 9 की बहनें थी पुलिस में, उनके लिए जो बनाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का चश्मा हमारा चश्मा नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी का चश्मा नहीं है। हाँ, संभल में किस प्रकार ट्रांसफर कर दिया गया एक न्यायाधीश का, ये भी देश के इतिहास में लिखा गया है कि ये डरी हुई, मतलब आप ये कह रहे हो, क्रैक्स ऑफ द मैटर ये है प्रोफेसर भुवन कि आपने मुसलमानों के लिए कोई अलग से काम नहीं किया, आप ये कह रहे हो ना? हम लोग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी काम करते हैं। मतलब 80% के लिए भी आपने काम किया और 20 के लिए भी किया, आप ये कह रहे हो? हमारा बिल्कुल, हम तो मानते ही नहीं अलग, ये तो आप 80-20 करते रहिए। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है, पूजनीय, उसका आशीर्वाद हमें 2024 में भर भर के मिला है और 2027 में फिर मिलेगा। पीडीए की ताकत, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना, फिर हमारे माननीय अखिलेश यादव। तो ये जो नेताजी का बयान आता था कि कई सारे जो आतंकी गतिविधियों में मुस्लिम लड़के पकड़े गए उनको छोड़ दो, वो बेगुनाह है, ये सब बातें क्यों होती थी फिर? देखिए, ये तो अब कौन कंधार में छोड़ने गया था आतंकवादी को, ये देश और प्रदेश को आप क्यों छोड़ने गया था वो भी बात कर लेते हैं फिर भुवन जी, ये तो गलत बात है ना। कहाँ से कहा कंधार से इसका क्या लिंक है? आपका जो आतंकवादी है ना, क्यों भुवन जी? मुसलमान का आतंकवादी, मतलब इतने लोगों को मरने देते, आप ये कह रहे हो? बिहारी बातें छोड़ के आए थे और तब वो आपको बोलने में दिक्कत आ जाएगी।
वो नहीं बोल पाएंगे, वो कोट करने की हिम्मत नहीं है आपका चैनल में। मैं पूरा चैलेंज देता हूं आपके उसको। ये डिबेट इसीलिए कराई जा रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान और क्या मुद्दे पे कराई जा रही है आप लोगों अच्छा नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है जब मंगल, आज देखिए बड़ा मंगल है, बड़े मंगल पर जब जाते हैं ना अखिलेश जी पूजा करने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये तस्वीरें पहले नहीं सामने आती थी, अब आने लगी, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है देख करके। चलिए अच्छा फील होता है, हम तो अच्छा ही फील करा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के कि मतलब एकदम सर्वधर्म सदभाव के तहत अखिलेश जी अब काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2024 में ये जनता का आशीर्वाद मिला है, 2027 में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। एसएन सिंह जी, अब वैसे भी जो बात भुवन जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने आज कह दिया है कि 27 में सपा की सरकार बनते ही दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। नहीं, दोनों चीजें, एक तो इनका भी जवाब दे दूं और आपका भी जवाब दे दूं। इन्होंने कहा मुसलमानों की बात, अरे भाई आजम खान साहब ने स्वयं कहा था, और इनके मुखिया, मुझे लग रहा है भाई मुलायम सिंह जी से बड़े तो है नहीं, आजम खान ने कहा मुसलमानों ने आपकी सरकार बनाई है नेताजी, सुन लीजिए। और एक बार नाराज होकर वो चले गए और उन्होंने पता नहीं मुलायम सिंह जी के बारे में क्या कहा, मैं नहीं कर सकता हूं। उसके बाद एम और वाई फैक्टर बनाया गया और उनको मना के ले आ गया। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने सब लोग शपथ ले लिए, लेकिन वही मुसलमान भाई कहे हम शपथ नहीं लेंगे, पहले आइए बताइए कि हमको कौन सा विभाग मिलेगा। तो नेताजी ने कहा कि जाइए मना कर ले आइए, हम एम वाई समीकरण से जीतते हैं। ओके, तो अब ये पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब पॉइंट ये है मौलाना नदीमुद्दीन जी कि मुसलमानों का एक वर्ग, ज्यादा बड़ा वर्ग, जो आपने भी चैनल पर बैठ करके अभी बात कही, आप लोग सिर्फ नेताओं पर प्रेशर डालते हैं कि वोट हम तभी देंगे जब हमारे लिए ये सौदा होगा, ऐसा है क्या? ये प्रेशर पॉलिटिक्स हमेशा चलती रहेगी क्या आपकी? नहीं, देखिए कोई सौदा नहीं होता है। फिर मुसलमान हमेशा बीजेपी के बात कर रहे थे, नहीं सुनिए, मुसलमान हमेशा बीजेपी के विरोध में वोट देता है, इसलिए देता है। क्यों देता है भाई? सुनिए पूरी बात तो आप सुनिए ना। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? क्या मैडम कभी क्या कहा? मुझे मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मैं गाजा बना दूंगा बंगाल को। इसीलिए कहा क्योंकि मौलाना नदीमुद्दीन ने अभी खुद एक्सेप्ट किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते। तो शुभेंदु अधिकारी ने अगर ये बात एक्सेप्ट करके बोल दिया तो गलत क्या बोला? आप ही तो खुद कह रहे हो कि आप नहीं देते हो वोट। नहीं, आप शुभेंदु अधिकारी की तर्जुमान नहीं है ना कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला, आप उसके पस मंजर में आप उसका जवाब दे रही। क्या किसी भी लीडर को ये शोभा देता है क्या कि मुझे इसका वोट नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों को ये शोभा देता है कि वो पार्टियों को इसी आधार पर चुने कि सौदा कहां पर होगा? क्या ये शोभा देता है? कोई मुसलमान कोई भी मुसलमान कभी भी बार्गेनिंग करके कानून अगर अपना काम कर रहा है तो दिक्कत क्या है भाई नदीमुद्दीन जी, मौलाना जी? सड़क पर नमाज पढ़ करके अगर एम्बुलेंस रोकी जा रही है, तमाम चीजें खराब हो रही हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? कानून अपना काम करे। नहीं, बिल्कुल कानून को काम करना चाहिए था। कुंभ मेले में 16 घंटा सड़क जाम हो गई, जब तो याद नहीं आया कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए। कहां पे सड़क जाम कर देते हैं तो कानून अपना काम नहीं करता। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर है, डालीगंज में मंडे के दिन, सोमवार के दिन जाइए, पूरी सड़क जाम हो जाती है। जब कानून अपना काम नहीं करता है, कानून एक वर्ग के लिए काम करेगा तो मतलब मंदिर में दर्शन करने ना जाए लोग, आप ये कह रहे हो? उनको भगा दें वहां से लोगों को? नहीं, मुसलमानों को आप जो टारगेट करो मुसलमान करो, मुसलमान कुछ नहीं करना चाहिए। सब कुछ देश का कानून, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को किसने मना किया है भाई? आप तो कमाल बात कर रहे हो मौलाना जी। आपको थोड़ी भी शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना टारगेट मत करो। कब सड़क पर नमाज पढ़ा मुसलमान? कहां सड़क पर नमाज पढ़ रहा? जो आप जबरदस्ती नॉन इश्यू को इश्यू बना करके आप डिबेट कर रही है, कहां सड़क पर नमाज पढ़ा मुसलमान? कहां पढ़ रहा है बताइए? कहां पढ़ा उसने? अपने नमाज, अरे जो छत पर नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हो, मुसलमान अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। यूपी में पुलिस पकड़ करके ले जा रही है, छत पर नमाज नहीं पढ़ सकता, रोड पर नमाज पढ़ेगा। मौलाना जी इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है मौलाना जी, इतनी बौखलाहट ठीक नहीं है। नहीं मौलाना को ये नहीं मौलाना को अब आप फूल जलूल बातें मत कीजिए मौलाना जी कि घर पे भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, छत पर भी नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। आपके घर में कौन घुस रहा है कि घर में नमाज नहीं पढ़नी?
इस तरह से नहीं गुमराह मत कीजिए चैनल पर बैठकर लोगों को। अरे क्यों नहीं, मत गुमराह कीजिए दर्शकों को हमारे, प्लीज। नहीं आप गुमराह कर रहे हैं। आप मत गुमराह कीजिए। कोई आपके घर में दखल नहीं दे रहा है भाई, कोई नहीं घुस रहा है आपके घर में। बिल्कुल दे रहा है, छत पे घुस रहा है। बिल्कुल। यूपी के अंदर कई घरों में जहाँ लोगों ने नमाज पढ़ी, पुलिस ने उनको अंदर कर दिया। अरे घर में घुस रहे लोग। एसएन सिंह जी, किसके घर में घुस करके नमाज रोकी गई है? रीमा जी, एक तो मुझे लगता है कि मुसलमान 1000 बार तो ये कहे होंगे मुसलमान। अरे हिंदू भी कह लीजिए एक बार, हम हिंदू और मुसलमान दोनों। नहीं, हिंदू उन्होंने कहा कि हिंदुओं के मंदिर में जो भीड़ लगती है वो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ की वजह से सड़क जाम हो गई थी। हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं वो। नहीं, सबके लिए कहा गया। लाउड स्पीकर उतारा गया तो सबका उतारा गया। दुर्गा पूजा पंडाल के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां परमिशन रहेगा वहीं पे भी आप पंडाल लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक मौलाना यहाँ बैठ के केवल मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान की चिंता कर रहे हैं। वो कभी कही नहीं रहे कि हिंदुओं के लिए भी चाहिए। भाई आप कहिए ना, जब पटाखे पे बैन लगा तो सभी के लिए लगा था, उसमें हिंदू भी थे। लेकिन ये लोग प्राइवेट चॉइस, प्राइवेट राइट वाले ये चाहते हैं कि केवल मुसलमानों की बात हो। तो रीमा जी, वो होने वाला नहीं है। देश के संविधान की बात होगी, मुसलमान की बात नहीं होगी। देश का संविधान अगर मना करेगा किसी काम को करने के लिए तो लूट छूट वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए बदल दिया कि वो लूट और छूट वाली जो सरकारें थी ना, वो सिर्फ मुसलमान के नाम पे सरकार बनाती थी, मुसलमानों को भटकाती थी। फिर मुसलमान जमीन पर कब्जा करेगा। एसएन सिंह जी, प्रोफेसर जोशी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी 80-20 माना ही नहीं है। अरे एसएन सिंह जी, प्रोफेसर भुवन कह रहे हैं उन्होंने कभी 80 और 20 माना ही नहीं है जनता को। वो सारी जनता को एक मानते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। उन्होंने कभी 80-20 में बांटा ही नहीं है देश की जनता और खासकर यूपी की जनता को। वो सबको 100% ही देखते हैं। एसएन सिंह जी, ये सवाल किससे है? आप ही से है। भुवन जी का कहना है उन्होंने कभी बंटवारा नहीं किया धर्म में, 80-20 की बात कभी नहीं की। हमेशा उन्होंने 100% की बात की है। बड़ी अच्छी बात है। तो ये 80-20 नहीं है तो क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि जब तक 80% वाले चुप रहे ना, तब तक उनके चीजों को लूटा जाता रहा। 80-20 अगर आप नहीं किए तो जिस तरह से मेरठ में 15 लोगों को जय श्री राम का नारा देने पे जेलों में डाल दिए, 20% वालों को कभी 5 बार वो माइक से कुछ बोलने के लिए जेलों में डालते हैं क्या? जिस तरह से 5 आतंकवादियों को छोड़ दिए, 80-20 करने का कार्य किए, उस दूसरे धर्म को आप छोड़े क्या? नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से भगवान राम की पुस्तक को जलाने का कार्य किए, 20% वालों को करते हैं क्या? जिस तरह से कुंभ को फालतू बताने का कार्य किया, 80% वालों के भुवन जी जवाब दीजिए। को आप कुछ करते हैं क्या? भुवन जी जवाब दीजिए। ओके, जवाब सुनते हैं। हाँ ठीक है, उनको वोट ठीक है। तो देश में 80 बड़ा होता है कि 20 बड़ा होता है? देखिए रीमा जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। मैंने स्पष्ट बोल दिया है 2024 में से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। हमारी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो इतनी बड़ी हो गई है, जाति जनगणना की मांग इतनी बड़ी हो गई है, हमारी पीडीए की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है। ये घबराए हुए हैं, हम लोगों को हिंदू मुस्लिम के पीठ पे खिलाना चाहते हैं। हमारे लिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति वैल्यूबल है और हम सबके लिए काम करेंगे। सामाजिक न्याय तभी होगा जब आखिरी खड़े। मैंने शो की शुरुआत जो की थी ना, वो मैंने इसी बात से की थी कि सुर बदल गए हैं बंगाल के नतीजों के बाद। अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और राजनेताओं को और खासकर अखिलेश यादव को यह बात समझ में आ गई है कि एक वर्ग की बात करने से, एक धर्म की बात करने से वोट नहीं मिलने वाले हैं। भुवन जी, आपकी बातचीत से और आज जो डिबेट में आप पूरा जो पक्ष रख रहे हो ना, उससे ये बात और साफ हो गई है। तो इसका मतलब है कि 27 का जो चुनाव है उसमें आप हिंदुत्व और सनातन की बात करोगे, है ना? देखिए, हमारी लड़ाई, हमें चिड़िया की आंख की तरह एक चीज दिखाई देती है, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, पीढ़ी। बस हम लोग 2024 के सूत्र के साथ लगे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास दिलाया है। योगी जी और मोदी जी की आंधी का थमने का काम करा है और जनता का विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। ये बात के साथ हम लोग खड़े हैं। ठीक है, शिराज जी जवाब दीजिए। देखिए, इनने जो अभी बात की है ना, उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि देखिए कि आप अगर पीछे जाएंगे ना, 1947 में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि विभाजन का ही
किसी सभी मुस्लिम नेताओं ने समर्थन नहीं किया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। और आज जो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं बार बार, इवन स्वतंत्र नमाज पढ़ने की बात को आप मुसलमानों को एक विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। इस बात को भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप असली इस्लाम को, अच्छे इस्लाम को बताएं, जिसमें ये बताया गया है बड़े प्यार से कि आप नमाज उस जगह पढ़िए जहां पे लोगों को दिक्कत ना हो, आपकी इबादत से लोगों के खलल ना पहुंचे, पाक साफ जगह हो। इतनी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है। और आप इसका बात का बतंगड़ बना के मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि अगर योगी जी ने बोल दिया या हमारे केंद्रीय सरकार में बोल दिया या किसी राज्य की सरकार ने बोल दिया कि नमाज सड़कों पे नहीं होगी, आप इसको नेगेटिव नैरेटिव बनाने में कोशिश कर रहे हैं। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप मुसलमानों को एक अच्छी राह पे ले जाएं, जो कि भाजपा ने कभी भी ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम। उसने हमेशा जैसे कहा है कि मैं मेरे 125 करोड़ भारतवासी। मौलाना जी जवाब दीजिए भाई। खासतौर पर प्रधानमंत्री, ठीक है मौलाना जी। देखिए, आरएसएस के चश्मे से ये देखना सब सही नहीं है। मैं कहता हूँ कि 80-20 कौन कर रहा है? योगी कर रहे हैं। हर दिन मुसलमानों को टारगेट कर दे रहे हैं, हर दिन मुसलमानों को वार्निंग दे रहे हैं। तो कौन कर रहा है भाई? हिंदू मुसलमान। वो 25 करोड़ के सीएम है, मगर मुसलमानों को कभी नहीं लगा कि उनके भी सीएम है। कभी वो बात जो फ्री का राशन मिल रहा है मुसलमानों के घरों में आ रहा है या सिर्फ हिंदुओं के घर में आ रहा है? नहीं, फ्री का राशन अपनी जेब से योगी नहीं दे रहे हैं। अरे किसी की भी जेब से दे भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा आपके घर में? नहीं, आपके जेब से नहीं आ रहा, किसी की भी जेब से है, सरकार की जेब से आ रहा है, मेरे पैसे से आ रहा है सर मौलाना जी। मेरे पैसे से, पब्लिक के पैसे से ही आ रहा है राशन, वो सरकार के पैसे से आ रहा है आपके घर। अरे राशन दे के एहसान नहीं कर रहे हैं। बिजली आ रही है ना आपके घर पे? अरे तो सब टैक्स पेयर के पैसे से आ रहा है। हाँ। योगी जी अपने घर से नहीं दे रहे, तो सब आपके पास मिल रहा है, फिर भी आपको क्रिप करना है। सब कुछ मिल रहा है आपको। क्यों सब कुछ मिल रहा? मेरा देश है, मेरा देश है, मैं यहाँ जन्मा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पैसा देता हूँ। अगर सरकारें देती हैं तो सरकार का एहसान क्यों ना? तो और क्या चाहिए आपको? बताइए, चलिए बताइए, अभी टाइम है मेरे पास, बताइए और क्या चाहिए आपको? क्या आप गालियां देना बंद करो? अच्छा, आप मुसलमानों को टारगेट करना बंद करो। ओके, सबका साथ, सबका विकास करो। कौन रोका है आपको? किसने रोका है आपको? मुसलमानों को बार बार बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अरे आरएसएस के आरएसएस के एजेंट हो यार, तुमसे कोई बात नहीं करता, छोड़ दो। एजेंट हूं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल दलाल हो तुम, तुमसे कोई बात ही नहीं करता, छोड़ दो। तुमको आरएसएस भी नहीं पूछती है। पेट में दर्द होने लगता है। अरे मेरे क्या दर्द है भाई? मुझे क्या दर्द है बोलो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आरएसएस से जुड़ गया है। आरएसएस ने कभी भी मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का विरोध नहीं किया है। इस बात को भी आप समझें। आप जिस मत में पढ़ के आए हैं ना, जहाँ पे आपको कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती होगी, जहाँ पे अरे कोई कट्टरपंथ की शिक्षा नहीं दी जा रही, कट्टरपंथ की शिक्षा नहीं दी जा रही है। हम कट्टरपंथी नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ मौलाना जी, मैं ये सोच रही हूँ मौलाना साहब, जिन बच्चों को आप तालीम देते होंगे, जिनको जो आपके पास आकर के तालीम लेते होंगे, जब आपके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, जब आपके अंदर इतना कट्टरपन बना हुआ है, तो उन बच्चों को आप यही बताते होंगे ना फिर? आपके अंदर जितना कट्टरपन है, घर में भी आप इसी जाके कट्टरपन की तालीम दे रही होंगी। हमारे पास कट्टरपन की तालीम नहीं है। आप नफरत का प्रचार मीडिया में कर रही, तो आपके सोसाइटी में कितनी नफरत फैला रही हैं। लगातार आप एसएन सिंह जी को, उनकी पार्टी को, योगी जी को गालियां दिए जा रहे हो, फिर आप कह रहे हो हम कट्टर नहीं है। कौन गालियां दे रहा है? एजेंडा नहीं चला रहा। हमने योगी जी को गालियां क्या दिया? अरे सर, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा, फिर भी आपको ये बात रखनी है। क्यों भेदभाव नहीं हो रहा? बिल्डोजर चल रहा है क्या? जीत टोनी के घर पे बुलडोजर किस पर चल रहा है? अवैध निर्माण पर चल रहा है, गुंडों पर चल रहा है, जो महिलाओं को छेड़ रहे हैं उनके ऊपर चल रहा है सर। हर किसी के घर पर नहीं चल रहा है बुलडोजर। कुलदीप सेंगर के घर पे क्यों नहीं चला? कुलदीप सेंगर के घर पे चला देना चाहिए था ना। बुलडोजर तो चलेगा, के घर पे क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलेगा, घुसपैठियों पर भी चलेगा। एसएन सिंह जी जवाब दीजिए। बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, घुसपैठियों पर भी, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों पर भी। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता का और देश की जनता का कि ऐसे ही आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहिए।
जो लोग राम को नहीं मानते थे ना, वो एक दिन रामचरितमानस पढ़ेंगे। जो हमारे धर्म को छोड़कर चले गए थे ना, जो हमारे अपने थे, वो भी वापस आ जाएंगे। जो ना दूसरे का धर्मांतरण करा रहे हैं, वो डर के मारे धर्मांतरण नहीं कराएंगे, गौकसी नहीं करेंगे, लव जिहाद नहीं करेंगे। हे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता, आप ऐसे ही मोदी जी और योगी जी को भर भर के आशीर्वाद देते रहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो जालीदार टोपी पहन के केवल ये चाहते हैं कि आप हमारी सेवई खाएं, लेकिन आपके दुर्गा और काली से हमको नफरत है। आप पश्चिम बंगाल में आपने देख लिया कि हमारे काली और दुर्गा से नफरत करने वाले, सिर्फ सेवई खाने वालों का क्या हाल हुआ। इसी तरह उत्तर प्रदेश और देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रहे, और जो केवल तबलीगी जमात का प्रचार करते हैं वो राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो जाएंगे। तो एक दिन ये राष्ट्र महान हो जाएगा और कोई ऐसा नहीं रहेगा, सब लोग तलवार को हाथ में छोड़कर और संविधान को मानने लगेंगे, क्योंकि कुछ कौमें तो तलवार को मानती है, संविधान को मानती नहीं। दो तीन बार और सरकारें बनी तो ये तलवार वाले भी संविधान मानने लगेंगे। हालांकि बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान को मानते नहीं है और संविधान को मानेंगे। प्रोफेसर भुवन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी किस प्रदेश में आपकी सरकार बन गई? अच्छा, एक ही बात आप लगातार शो में बोल रहे हो प्रोफेसर भुवन, ये 24 वाली बात आप 5वीं बार बोल रहे हो गई 24 की बात सर, निकल गया 24, 26 है अभी। कौन से प्रदेश में? मैडम क्या तरीका, मैं नहीं आऊंगा कल से। मैडम इतनी गंदी डिबेट करा रहे हैं, इनको तमीज नहीं है बात करने का। मुझे, मैं मना करता हूँ इसलिए आने को। ये देखिए कितने बदतमीज प्रवक्ता आपके पार्टी के नेता, बता के जाइए 24 में कहाँ आपकी सरकार बनी, किस राज्य में इनकी सरकार बनी? रीमा जी, मैडम क्या तरीका है यार, स्टूपिड है। अरे बता तो दीजिए, नाराज मत होइए। मुझे ना बुलाया करे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है उनको तमीज चाहिए कि कैसे विपक्ष को सुना जाता है। हम लोग इनकी बात को सुन रहे हैं। मतलब आप गाली दे के ही काम चलेगा? वैसे भी गाली दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री दो बातें बोली है प्रोफेसर भुवन ने, मैं सिर्फ चुपचाप से सुन रही थी। एक मिनट एसएन सिंह जी प्लीज रुकिए एक सेकंड। प्रोफेसर भुवन, आपने उनको स्टूपिड बोला, 1-2 बार आपने उनको स्टूपिड बोला है चैनल पर बैठ करके। जब एसएन सिंह जी शुरू में बोल रहे थे, 1 सेकंड लगातार आप उनके बीच में बोले जा रहे थे, नॉन स्टॉप बोल रहे थे आप उनके बीच में, फिर आप चैनल को गाली दे रहे हो बैठ करके यहाँ पर। एसएन सिंह ने तो आपको स्टूपिड नहीं कहा एक बार भी, लेकिन आप उनको स्टूपिड कहे जा रहे हो 2 बार। कुछ भी बोलोगे, मतलब आपको सब कुछ अलाउ है, लेकिन अगर बीजेपी का प्रवक्ता कुछ आपके बीच में बोल दे तो एकदम मिर्ची लग जाती है। ठीक है, अभी नहीं बुलवाया। गजब बात है ये। या तो अपने ऊपर भी संयम रखना सीखिए कि जब बीजेपी बोल रही है तो आपको भी बीच में नहीं बोलना है, लेकिन आप लोगों को सब अलाउ होना चाहिए और बीजेपी को ना गलत बोला है प्रोफेसर भुवन। आप कई बार मेरे शो में आ चुके हो, लेकिन आज आपने मर्यादा तोड़ी है। आप इस तरीके की भाषा नहीं बोलोगे चैनल पे बैठ करके। और या तो आप अपने ऊपर भी संयम रखिए कि जब बीजेपी बोल रही है तो आपको भी चुप रहना है, लेकिन आप लगातार बोलते हो उनके बीच में, आपको मुझे म्यूट करना पड़ता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान जो 5 की पंचायत में आज जुड़े। और इसीलिए संयम जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और विपक्ष की आदत सी बन गई है। चाहे आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देख लीजिए और आज सपा के प्रवक्ता ने संयम क्यों तोड़ा है समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।